मेरे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हमारे लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी नीट के लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डीएनए समझी थी, बेसिक समझे थे, उसका इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या होता है लिविंग वर्ल्ड, क्या होता है कुछ फीचर्स जो एक ह्यूमन के अंदर, एक लिविंग बीइंग के अंदर या फिर नॉन लिविंग बीइंग के अंदर होता है। ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ से देखी थी और हम लास्ट तक ये चीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कुछ होते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और कुछ होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, तो वो फीचर्स के बारे में मतलब जब पढ़ रहे थे तो हमने कुछ 4 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स या फीचर्स निकाले थे उसके अंदर, जिसमें सबसे पहला था ग्रोथ, उसके बाद हमने देखा था मेटाबॉलिज्म, उसके बाद कॉन्शियसनेस और फिर हमने देखा था रिप्रोडक्शन। तो ये 4 ऐसे फीचर्स थे जिनको हम लोग आगे डिफाइन करने वाले थे कि कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग फीचर होता है, सॉरी डिफाइनिंग फीचर होता है डिफाइनिंग, और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये दोनों चीज़ों में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा था कि डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं और कोई भी एक्सेप्शन उसमें नहीं होता है। ये हम लोगों ने आसानी से समझा था। वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जो लिविंग के अंदर भी होते हैं और एक नॉन लिविंग के अंदर भी होते हैं, या फिर वो सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं लेकिन एक्सेप्शंस को छोड़ के होता है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा, या आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फिर से, लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम ग्रोथ के बारे में देख रहे थे कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर होता है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये कंक्लूड किया था कि ग्रोथ जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, क्योंकि वो दोनों में पाई जाती है, वो चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने उस चीज को समझा था आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कोई भी किसी बॉडी होती है, कोई भी पार्ट होता है, कोई भी स्पीशीज होती है जो अपनी जनरेशन को आगे पुश करती है या फिर नई जनरेशन को पैदा करती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोड्यूस करना किसी चीज को, मतलब वापस से प्रोड्यूस करना, तो उस चीज को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ये नहीं बेसिक डिटेल हो गई रिप्रोडक्शन की, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम फिर से इस पॉइंट पे एक सवाल उठाते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर पाया जाता है। तो आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन किन एनिमल्स में होता है, किन स्पीशीज में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किस में। तो हमने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन बचपन में हमारे पढ़े होंगे, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो बॉडी में एक फादर होता है, एक मदर होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, वो आगे अपने बच्चे को बर्थ देते हैं, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम गेमेट्स की बातें करते हैं, जिसके अंदर हम बातें करते हैं कि एक एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, क्या स्पर्म होता है, स्पर्म किसके अंदर पाया जाता है, एग्स किसके अंदर पाए जाते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक मेल और एक फीमेल यूज होते हैं जो अपने आप को सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, उसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही अगर अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर पाया जाता है जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपने आप को ही वो तोड़ लेते हैं। उनको ना एक मेल की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी फीमेल की जरूरत पड़ती है। वो खुद ही को ग्रो करते हैं, खुद ही को ब्रेक डाउन करके कुछ नए इन्फेंट्स बना देते हैं। अब ये इन्फेंट वर्ड क्या होता है? इन्फेंट वर्ड वो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक न्यू बेबी, मतलब न्यू बर्थ जिसको कहा जाता है, वो होता है इन्फेंट। अब ये चीजें हम लोग डिटेल पे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बेसिक अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही बेसिक है। मतलब इस चैप्टर में आपको हर एक चीज के बारे में नीचे का पता चल जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर जब हम लोग डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे आपके नीट के लिए, तो आपको पता चलेगा कि यार ये वर्ड वहाँ पे मैंने समझा था, तो हम लोग को पता चलेगा कि ये चीजें ऐसे यहाँ पे यूज होती है, ये वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है, इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज करता है। तो बेसिक्स तो अभी से हमको सीखना पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है और इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको आगे धीरे धीरे करके अपने माइंड के अंदर उतारना पड़ेगा, क्योंकि माइंड में नहीं उतारेंगे जब तक कोई चीज, आप उस चीज को भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, मतलब उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि रिपीट करने से ही आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है, आपको वो चीज याद हो जाती है। तो बात करें जब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, वो क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देते हैं और नए इन्फेंट्स या नए बर्थ देते हैं और खुद ही को एक नया रूप दे देते हैं, जिससे वो लोग अपनी जनरेशन को आगे पुश करते हैं, ताकि उनकी भी जो प्रोसेस है वो सब चलती रहे और अपना जो बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट है वो सारी चीजें
कंटिन्यू रहती है। और कहीं पे आपने नोटिस किया है कि क्या किसी टीवी का, क्या किसी रिमोट का, क्या किसी मोबाइल फोन ने ऐसा बोला हो कि यार अब मैं जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं एक आईफोन 16, आईफोन 15 जो भी चल रहा हूँ मार्केट में वो हूँ, मैं आईफोन 15 हूँ, तो मेरी इच्छा हो गई कि यार मेरे को नया जनरेशन लानी है, तो क्या मैं खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ? मतलब मैं खुद से खुद को ब्रेक डाउन करके, या मैं एक फीमेल आईफोन को ला के मेरे साथ मिला के एक नया आईफोन 16 पैदा कर सकता हूँ? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या एक टीवी एक नया टीवी बना सकता है खुद से? क्या कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिससे नॉन लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकें? एक्चुअली ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें होती है जो हमको पता होनी चाहिए कि हाँ इन चीज़ों में साथ नहीं होता है। हालांकि ये चीज़ हमको बचपन से पता होती है कि यार कैसे एक मोबाइल फोन अपना कोई रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैसे कि मोबाइल फोन खुद का एक नया मोबाइल बना सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं वो अलग चीज़ होती है, वो सब अलग बातें होती है, लेकिन एक नया फोन तो नहीं बन रहा है ना, एक नई चीज़ तो नहीं बन रही है। तो देखा जाए तो मोबाइल जो होते हैं या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो क्लियरली नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करता है। तो मतलब आपके दिमाग में एक बात क्लियरली आ गई होगी कि जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर डिफाइनिंग फीचर्स है क्योंकि सारे के सारे ही कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यहीं पे मेरे दोस्तों हम लोग थोड़ी सी गलती कर जा रहे हैं जिसके अंदर कई सारे मार्क्स लोग पे कट रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, गलत काम करके आ गए। क्योंकि रिप्रोडक्शन तो एनिमल्स में हो रहा है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग बीइंग्स के अंदर हो रहा है। और क्वेश्चन आ गया है कि क्या इसके अंदर क्या ऐसा कोई सा एनिमल है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और रिप्रोडक्शन एक डिफाइंड फीचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन आज भी नहीं होता है। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है? तो देखा जाए तो म्यूल्स अगर आपने देखे हो, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर, आप जिसको बोल सकते हो, वो होते हैं म्यूल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वैसे एक और एग्जांपल हमारे पास है वर्किंग बीज, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं आपने कहीं सुना, कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फर्टाइल नॉन फर्टाइल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो नॉन फर्टाइल ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो शक्ति चली जाती है। ये कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस हैं जिसके कारण हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर के अंदर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर में मैंने बोला था कि सारे के सारे नॉन लिविंग को छोड़ के एक्सेप्शन वाले भी अगर डिफाइनिंग फीचर शो कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा फीचर शो कर रहे हैं जो एक्सेप्शंस में भी आ रहा है, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। लेकिन इसमें तो हमारे पास एक्सेप्शन आ गया है क्योंकि एक चीज अलग हो गई है, जो ये दो तीन नाम मैंने आपको गिनाए हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आ गए हमारे एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शन से ऐसा मतलब हम इसको डिफाइनिंग फीचर में नहीं रख सकते, तो हम इसको पुट करेंगे कंक्लूजन के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपको क्लियरली बता दूं कि ये सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। इनफैक्ट एक्सेप्शन भी इसमें कोई नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम जनरली जानते हैं, हमने मेटाबॉलिज्म सुना हुआ है तो हमको पता है कि वो पेट के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो सारे केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं तो सारे बॉडी में इन केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो फूड की वजह से हो रहे हैं। ग्लूकोज, फैट्स, स्टार्च, है ना, अमाइनो एसिड्स आपके, प्रोटीन्स आपके, वो सारी चीजों को लेके जो भी बॉडी में रिएक्शंस हो रही है ये सब उन्हीं की हेल्प से हो रही है। तो बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो हो रही है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है, दोनों के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है क्योंकि सबके अंदर अपने अपने केमिकल रिएक्शंस तो पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के। कोई ग्रो कर रहा है, कोई मोटा हो रहा है, ठीक है, किसी के पेट में डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेसेस वो भी कहीं ना कहीं फूड से रिलेट करती है। डाइजेशन जो होता है वो हमारे पेट को जो क्लियरली फूड की वजह से हो रहा है, तो ये सारी प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। तो सारे भी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर हो, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐसा आपने नॉन लिविंग थिंग देख ली, मान लीजिए आपने फिर से एक मोबाइल फोन हाथ में ले लिया, तो क्या वो खाना खाता है? वो खाना खाएगा नहीं ना, उसको वो बाहर निकालेगा, वो अपने अंदर जो उसके अंदर जो फिट कर दिया डाटा बस उतना ही काम करेगा, उसके अंदर ना कोई केमिकल रिएक्शन अलग से हो पाएंगी ना कुछ हो पाएगा। तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो किसी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होती। आपने कभी देखा किसी फोन को खाना खाते हुए? फोन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
बिकॉज उसको बैटरी से लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने जब दोपहर में खाना खाया होगा तो क्या आपको की नींद आई है? क्योंकि नींद क्यों आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस रन करने लग जाती है, आपकी बॉडी थक जाती है कि यार मैं खाना खाया तो उसको डाइजेशन में आपकी सारी एनर्जी चली जाती है अंदर की तरफ, इसलिए आपको वो थकान फील होती है। लेकिन आप मोबाइल को जब चार्ज करोगे तो वो और तेज काम करेगा, वो और ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा, आपको तो खाना खाते हुए नींद आ जाती है, खाना खाया जाग भले सो जाओ दोपहर में। तो ये जो सारी प्रोसेसेस होती है ये होती है लिविंग बीइंग के अंदर, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होती है। नॉन लिविंग बीइंग के अंदर ये प्रोसेस, ये पावर, ये शक्ति दी ही नहीं गई है। इसलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म को क्लियरली एक डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारे यही कहता है कि मेटाबॉलिज्म हो गया है अब जाके सीधे हमारी लिस्ट में पहला नाम डिफाइनिंग फीचर का। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मैं दो छोटे से पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, लेकिन बेसिक अभी हम समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होती है दो टाइप की। एक होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि खाने का बनना या किसी भी बॉडी पे प्रोडक्ट का या केमिकल रिएक्शन का बनना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने प्लांट्स को देखा हो तो प्लांट्स भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बहुत सालों पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपने सुना ही होगा, हर एक क्लास में आजकल पढ़ाया जा रहा है, हर एक बच्चे को पता होता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बेसिक तो यही हो सकता है कि हाँ बड़े प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो मेकिंग या बिल्डिंग ऑफ एनी रिएक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। वही दूसरा वर्ड होता है कैटाबॉलिज्म, इसमें होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर याद करने में तकलीफ आ रही है तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए जिसमें कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट करना, कैटा कट। तो कट डाउन मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोटीन से आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। माउथ के अंदर स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पार्ट्स है, जो प्रोटीन्स है, जो स्टार्च है वो अच्छे से आगे की तरफ बढ़ता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। तो ये सारी ब्रेकडाउन की जो प्रोसेसेस होती है इसको कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। कहीं ना कहीं हम लोग रेस्पिरेशन को भी इसमें रखते हैं बिकॉज जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है उसको इंटरनली कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिज्म को हमने रख दिया है कि डिफाइनिंग फीचर के अंदर, क्योंकि वो सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर हो रही हैं, सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है वो सारी चीजें, तो उसको हमने डिफाइनिंग फीचर के अंदर रख दिया है। अब हमारे पास आखिरी चीज बच रही है जो हमारी पूरी जीएफसी रेंज लिस्ट वाली थी, वो थी कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब सीधे से आपका कोई भी रिस्पॉन्स किसी स्टिम्युलाई को, एक सेकेंड अभी मैंने स्टिम्युलाई क्या बोला, मतलब ऊपर से चला गया। तो स्टिम्युलाई वो प्रोसेस होती है, मतलब आप उसको आसान भाषा में समझो तो किसी भी तरीके की हरकत मतलब आपको किसी ने छेड़ा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे, आप उसको वो करोगे, रिस्पॉन्स करोगे कि हाँ यार तुमने मेरे को छेड़ा कैसे, तुमने मेरे को परेशान कैसे किया, ठीक है। अब मान लीजिए आप खड़े हुए और आपको किसी को जोर से चाटा मार दिया, किसी ने आगे आपके पिछवाड़े से सुई घुसाई जोर से, तो आपको कैसा फील होगा? अब जोर से चिल्लाओगे, आप उसको या तो रिपीट में चाटा मार दोगे, वापस में कुछ तो रिएक्ट करोगे, कुछ तो रिस्पॉन्स दोगे। तो ये सारी प्रोसेसेस आती हैं, ये सारी चीजें आती है कॉन्शियसनेस के अंदर कि आपको पता चल रहा है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। किसी ने आपको छेड़ा, किसी ने आपको परेशान किया, तो आपको अंदर के अंदर पता चल जाती वो बात कि हाँ मेरे साथ ये चीज हुई है। किसी ने आपका हैंड शेक किया है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये बंदे ने मेरा हैंड शेक किया है, ठीक है। किसी ने आपको प्यार किया है बहुत सारा, तो आपके अंदर भी प्यार वाली फीलिंग आ रही है कि यार मुझे भी अब तो इससे प्यार हो गया। पता नहीं कौन से गाने लग जाते हैं हम लोग, आज की तारीख के गाने तो आज की जनरेशन के गाने में कुछ ज़्यादातर पता नहीं है, बट फिर भी कुछ तो होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्यार की फीलिंग्स आना और हम किसी के अट्रैक्शन होना, अपने क्रश को दिन भर देखते रहना, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्स करना, इन सारी चीज़ों पर रिएक्ट करना, इन सबको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक ह्यूमन बीइंग है, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर, मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सबके अंदर होती है। बिकॉज एक अमीबा भी अगर कोई साइड मिरर देता हो तो अमीबा को पता चल जाता है, अगर मैं उसको छेड़ रहा हूँ, उसको टच कराओ, हालांकि पर उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो एक माइक्रोब है, मतलब वो बहुत छोटू सा है तो उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन उसी का साइज का कोई वायरस या बैक्टीरिया उसको टच करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से रिस्पॉन्स शो करेगा। मतलब उनके अलग तरीके होते हैं, उनकी अलग सब बातें होती हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में बातें करता है। बट इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अमीबा भी हो गया, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, प्लांट्स हो। अब प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं? तो आपने देखा होगा एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट।
अभी टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो बड़ा मजेदार होता है, हम लोग को बड़ी खेलने में मजे आती है उसके साथ, उसको टच करते ही वो बंद हो जाता है, उसको टच करते ही वो बंद हो जाता है, लेकिन इंटरनली उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की इच्छा हो रही है, वो चाहता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो, वापस कुछ हुआ उसको लग रहा है कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, तो वो भी एक स्टिमुलाई के खिलाफ एक स्टिमुलाई को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर स्टिमुलाई अट्रैक्ट हो ताकि मैं उसके खिलाफ कॉन्शियसनेस शो करूँ, मैं उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करूँ। टच मी नॉट का नाम क्यों टच मी नॉट रखा गया है, क्योंकि वो चाहता है उसको टच मत करो, आप और टच करते हो उसको जा जाके, आज से मत करना वरना वो गुस्सा हो जाएगा, जिस दिन गुस्सा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ता है कि प्लांट्स के अंदर भी ये सारी प्रोसेस होती है, कहीं ना कहीं प्लांट्स से पता चल जाता है कि ऑटम का सीजन आने वाला है, स्प्रिंग का सीजन आने वाला है, तो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि सीजन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है, उन लोगों को भी समझ में आने लग जाता है कि यार इस मौसम के हिसाब से हमको ऐसे डील करना है। एनिमल्स के अंदर भी चीज़ें होती हैं, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, डॉग्स के अंदर कुछ ठंडी जगहों पर जाओगे तो डॉग्स के जो फेदर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ बर्ड्स होती है जिनको गर्मी लगती है तो वो ठंडी के एरिया में आ जाते हैं, जिनको एरिया में गर्मी लगती है वो ठंडे के बाहर चले जाता है, जब फिर ठंडी लगती है तो गर्मी के लिए आ जाते हैं। वो जो भी उनका माइग्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो बर्ड्स जो होती है उनके अंदर भी सारी चीजें पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग बीइंग के अंदर पाई जाती है, उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो हम इसको भी डिफाइनिंग फीचर में रख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल नहीं उठा कि क्या नॉन लिविंग बीइंग के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरे पास मान लीजिए ये एक मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर को मैं उसको चाटा मारूं, इसको मैंने चाटा मारा, तो क्या उससे रिस्पॉन्स मुझे चाटा मारा? नहीं मारेगा। वो क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस है नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कैसे उस पर रिएक्ट करना है, क्योंकि वो तो एक नॉन लिविंग नहीं है। मैं उसका ढक्कन खोल दिया, मैंने सॉरी वो थोड़ा गिर गया, पर मैंने उसको ढक्कन खोल दिया, मैंने उसको फेंक दिया नीचे, लेकिन क्या उसने मुझे रिएक्ट किया? क्या उसने नीचे से उठ के मुझे डांटा किया और उन्होंने मेरे को फेंक कैसे दिया है? मैं जबरदस्ती में कैसे फेंक दिया उन्होंने मेरे को? क्या उसने सब कुछ किया? क्या उसने मुझ पर गुस्सा करा? वरना हमारे अंदर तो ईगो आ जाता है, यू वर्ड्स को अगर मैं तो वो खा के फेंक दूं तो तुम क्या करोगे? आके डांटोगे ना, आके गाली दोगे ना मुझे, टीचर मतलब ये बढ़िया सी है ना, आप मुझे डांटा मार दोगे, आप मुझे धक्का मार दोगे, ये तो आपके भी छूटा के फेंक दोगे। ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर तो है, लेकिन क्या इस मार्कर के अंदर है जो नीचे गिर गया है? मैंने उसकी मुंडी उड़ा दी, मैं उसकी मुंडी बाहर लेके आ गया हूँ, लेकिन क्या उसको पता चला? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती। ये आपको बात आज क्लियर हो गई है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो हम लोग इसको रखते हैं एक डिफाइनिंग फीचर के अंदर। तो सब लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे हमारे फीचर्स के बारे में कि हमारे पास दो डिफाइनिंग फीचर्स आ गए हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है कॉन्शियसनेस, और तीसरा है रिप्रोडक्शन। सॉरी दो बोल दिया, बट तीन है, ठीक है। और वही हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे अवेलेबल है जो है ग्रोथ। तो तीन फीचर्स हमारे, चारों फीचर्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, एक छोटा सा डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम में जब नीट में आपको एक सवाल आएगा, 4 नंबर का सवाल आता है इसका। अगर 4 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जाए कि कौन से फीचर्स होते हैं जो डिफाइनिंग होते हैं, और ऑप्शन में अगर आपको मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दे दिया जाए तो मेटाबॉलिज्म उसमें ज्यादा सही आंसर होगा। ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं गिने चुने जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मतलब हमारी नेकेड आइज हमको वो चीज नहीं दिखती है। तो हम लोगों के हिसाब से मेटाबॉलिज्म एक ज्यादा सही आंसर होगा। तो अगर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों आ जाए आपकी नीट के अंदर तो आप लोग टिक करेंगे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। और अगर सिर्फ कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस इज द राइट आंसर। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जिससे हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, वो होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? पहले तो डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार, किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के, किसी भी ह्यूमन के, किसी की नॉन लिविंग के अलग अलग टाइप, मतलब उनका डाइवर्स नेचर, वो होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब उस दुनिया में कितनी अलग अलग प्रकार की चीज है, तो हमको वो सारी चीजें पढ़नी। जनरली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं सारे लिविंग बींग्स के बारे में, सारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। एक सेकेंड, मैंने बायोडाइवर्सिटी क्या बोला? ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? रुक जाओ, हम बताते हैं। डाइवर्सिटी वो चीज होती है जो बस इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनके बारे में हम समझते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम रखते हैं, उनका नाम क्या है, क्यों है, कैसे रखा गया, कौन सी स्पीशीज होती है, क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें आती है डाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर।
बायोडाइवर्सिटी, बायो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार। तो अलग अलग प्रकार की लाइफ, अलग अलग प्रकार की लाइफ के बारे में समझना, पढ़ना, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ये आपको बेसिक हमको क्लियर हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज है, अलग अलग टाइप्स के लोग हैं इस दुनिया में, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स है अलग अलग टाइप की, क्योंकि है कहीं ना कहीं तो वो तो लिविंग है, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में, ये सारी चीजें आती हैं एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में हम चीजों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। अलग अलग जानवर क्या होता है, एलिफेंट्स अलग चीज होती है, फिर डॉग्स की स्पीशीज अलग होती है, ये सारी चीजों को, तो इन सब में काफी सारे डिफरेंस होता है। तो हम लोग उसको डिफरेंस को आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मतलब उनके टाइप्स, कैसे वो दिखते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, क्या वो चीजें होती हैं, कैसे उनकी बॉडी के अंदर की चीजें काम करती है, वो सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हम उनकी एनाटॉमी समझते हैं कि कैसे इनकी बॉडी वर्क करती है, क्या चीजें होती है, क्या कितनी नाक होती है, कितने कान होते हैं, सबका क्या काम होता है, ठीक है, आंखों का क्या काम होता है, कौन कैसे देखता है, स्नेक का विजन अलग होगा, ह्यूमंस का विजन अलग होगा, गाय पर थोड़ा अलग कलर से दिखता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एनाटॉमी में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग अगली चीज़ देखते हैं जो हमारे हैबिट्स होती है, जो हमारे हैबिटाट होता है। हैबिट तो हर एक की अलग होती है, कुत्ता सूंघ सूंघ के किसी चीज़ को पता करता है, हम देख देख के उसी चीज़ को पता करते हैं। अगर आप बर्ड्स की बातें करो तो उनको बहुत दूर से कुछ ना कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, तो उनकी हैबिट्स जैसे होती है, बस सीधे उस पर जाके अटैक करूँ। ह्यूमंस क्या होते हैं, शांति से उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, और ये हमारा खाना उठाया, हमने एप्पल उठाया और इसको घर पे ये काट कूट के खा लिया। सबकी हैबिट्स अलग होती है, ठीक है। किसी को सुबह जल्दी उठना है, किसी को रात में लेट सोना है। हालांकि तुम सबका मेरे को पता है, तुम सब रात में लेट सोते हो, पता नहीं क्या रील्स देखा करते हो, शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, क्या मैसेज आते हैं, होते हैं इंटरेस्टिंग। मैं भी देखता हूँ, टेक्सटाइल वाली बात नहीं है, ऐसी अच्छी बात है तुम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों में। फिर मॉर्फोलॉजी की बात कर ली हमने, हैबिट्स की बात कर ली हमने, एनाटॉमी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हैबिटाट की। हैबिटाट मतलब होता है कौन सा स्पीशीज कहाँ रहना पसंद करता है। पोलर बियर्स को ठंड में अच्छा लगता है, बियर्स को नॉर्मल टेम्परेचर भी चलता है, ठीक है। कुछ बर्ड्स होती है वो गर्मी में अच्छा नहीं लगता, तो वो माइग्रेंट होकर दूसरी दुनिया में आ जाती है, दूसरे देश, दुनिया तो क्या देश में आ जाती है, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता, उनको हैबिटाट चेंज करना होता है अपने आप का। तो ऐसी कई सारी टाइप्स होते हैं एनिमल्स के, हम लोग डिफरेंस पता करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। कौन सा प्लांट कहाँ होता है, देवदार के पेड़ जो होता है वो माउंटेन्स के ऊपर उगना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेस वैसे ही थी, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हाइट पर ऑक्सीजन कम होती है, तो वो लोग ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रैब करते हैं और अपने अंदर से रिलीज करते हैं। तो देवदार के जो पेड़ होते हैं वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। कैक्टस को देखा जाए तो कैक्टस से रेगिस्तानों में पाया जाएगा, आपको माउंटेन्स पे नहीं मिलेगा, या फिर किसी रेत फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो रेगिस्तान में कैक्टस आपको मिलेंगे। तो सबके अपने अपने भी हैबिटाट होते हैं। हैबिटाट मतलब रहने की जगह, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ पे किसी लिविंग बीइंग को किसी भी जगह पे कंफर्टेबल लगता है, वो वहां पे रहना ज्यादा पसंद करता है। अब हम लोग तो इधर से उधर जा सकते हैं, हमारे पास स्वेटर्स वगैरह है, लेकिन उन सब के पास तो कुछ नहीं है, तो वो उगते ही हुआ है जहाँ पे उनको जब रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हैबिटाट की बातें, ये सारी बातें अपनी करती डिफरेंशिएशन इन बायोडाइवर्सिटी की। तो हम इस चैप्टर में यही सब समझेंगे कि इसका कैसे नाम है, कौन कहाँ रहना पसंद करता है, इसके अंदर क्या पार्ट्स हैं, कौन सी चीज कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, लिविंग वर्ल्ड के अंदर। बायोडाइवर्सिटी हमने समझ लिया है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है कि जो भी हमने डाइवर्स यानी अलग अलग नेचर पढ़ना है वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के लिविंग बीइंग्स के बारे में, उसको कहा गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक में सबसे मेन चीज आपसे नीट में पूछी जा सकती है, तो उसके क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद आपको थोड़े से याद करने पड़ सकते हैं। बहुत थिंक की बात है यार, ये तो रटने की चीज है, आगे अब से रटने की टेंशन नहीं है, उसको बस देखो, समझो और उसको आगे बढ़ो। आपको याद है आपके मम्मी पापा का नंबर, वैसे नहीं होगा, लेकिन आपका खुद का मोबाइल है पर तो याद है। तो अगर आपके मोबाइल को तो अपने याद कैसे किए, बार बार बोल के, राइट, या फिर उसको बार बार किसी को देख के। तो आप जब किसी चीज को याद करने की ट्राई करोगे ना, तो आप उसको बार बार अपने माइंड में
रिपीट करना, पता है 10-15 बार में रिपीट कर लोगे ना, तो आपके माइंड में वो छवि बन जाएगी। क्या आपको पता है मिस्टर बीस्ट की कितने सब्सक्राइबर है? क्या आपको पता है इस फलाने वीडियो पे या डेस्टिसिको के वीडियो पे बिलियंस व्यूज है, 5 बिलियन शेयर हुई है। हम लोग बार बार चेक करते हैं क्योंकि हमको बड़ा इंटरेस्ट आता है उसके अंदर, हमको चक्री में मजा आता है, पीछे चक्री लगी होती है जिससे हम लोग वो सकते हैं, हमको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी भी वही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या आपको मजा नहीं आएगा ये जानने में कि इस दुनिया में कितनी सारी स्पीशीज है? स्पीशीज का मतलब होता है वो क्रीचर्स जो अलग अलग टाइप से डिफाइन किए गए हैं। जैसे ह्यूमंस जो है वो ये 2 नाक होती है, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं, ये हाथ होते हैं, पैर होते हैं हमारे, ये सारी चीजें ह्यूमंस के अंदर होती है। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। ऐसे ही बर्ड्स के अंदर अलग हार्ट होगा, छोटे साइज का होगा, बड़े साइज का होगा, या उसका हार्ट अलग तरीके से काम करता होगा, वो 2 बार विद्युत करता होगा, ठीक है। किसी का ब्लड का कलर अलग होगा, या किसी के नाक का एक छेद होगा। ये सारी चीजें जो चेंजेस होते हैं थोड़े थोड़े, इससे हम लोग स्पीशीज को अलग अलग रखते हैं। स्पीशीज मतलब एक प्रजाति, सीधी सी भाषा में प्रजाति मतलब आपको वो चीज जो बस आपको पता है कि हाँ ये वाला ह्यूमन है, ये वाला एनिमल है, ये वाली बर्ड है, ये वाली फिश है। फिश नाक से सांस नहीं लेती है, फिश तो नाक ही नहीं होती है, वो सांस लेती है दिल से। दिल से होते हैं कंधे पे। अब कंधे पे हमारे कोई छेद दिखना है क्या? हमारे कंधे पे कोई छेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पे। तो इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो अब तक हमने जितनी स्टडी की है वो होती है 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन। बड़ा नंबर है 17 लाख से 18 लाख। बस 17 से 18 लाख के बीच में आप लोग इसको याद कर लो तो इजी पड़ेगा। 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक इतनी स्पीशीज अब तक हम लोगों ने स्टडी की है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आप लोगों का। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो सिर्फ एनिमल की स्पीशीज अगर सिर्फ बात की जाए, सिर्फ एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स वगैरह को मैं हटा दे रहा हूँ, तो सिर्फ एनिमल्स होते हैं 1.25 मिलियन। ये एनिमल्स की स्पीशीज की बात है, क्योंकि प्लांट्स अलग हो गए, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए। उसके बाद आपके इंसेक्ट्स अलग हो गए। इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, कॉकरोच, चिपकली, तो क्या इंसेक्ट बोलो बड़ी होती जा रही है। तो चिपकली तो हटाई दो आप, चिपकली मेरे को बड़ा डर लगता है चिपकली से, मतलब जिस कमरे में होती है मैं वहाँ से बाहर उठ जाता हूँ। तो चिपकली हो गई या इंसेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। तो एनिमल्स हो गए आपके 1.25 मिलियन, मतलब 12.5 लाख, ठीक है। 12.5 लाख सब्सक्राइबर आपको इस चैनल पे कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी कर दो प्लीज, हाथ जोड़ के बैठिए ताकि कोई मजा आए यार आपको पढ़ाने में आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स की बात तो हमने करी, 1.25 मिलियन होते हैं हमके अंदर। वही इंसेक्ट्स की बात की जाए तो वो होते हैं 1.025 मिलियन। वो 1.25 था, इंसेक्ट्स होते हैं 025 मिलियन, 1.025 मिलियन, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.025 मिलियन की तरफ से हम लोग प्लांट्स के बारे में, सिर्फ प्लांट्स की स्पीशीज इस दुनिया में 0.5 मिलियन, मतलब कितना हुआ? 5 लाख, ठीक है। 5 लाख जो होते हैं वो होते हैं प्लांट, मतलब अभी तक हम लोग जितने स्टडी कर पाए 5 लाख अलग अलग टाइप। ऐसे नहीं कि दुनिया में 5 लाख ही प्लांट है, 5 लाख प्लांट के टाइप्स हमने पढ़े। एक प्लांट के लाखों स्पीशीज हो सकती है, मतलब लाखों प्लांट हो सकते हैं एक टाइप के, एक स्पीशीज के। लेकिन उसके जो टाइप्स होते हैं, कैक्टस हो गया, बैंगन ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये सारी चीजें स्पीशीज के अंदर आती है। तुलसी अलग न्यूट्रिएंट शो करती है, ठीक है। पीपल का पेड़ बड़ा सा होता है, वो अलग चीज शो करता है। बैंगन ट्री में वो लंबी लंबी जड़ियां लटक जाती है, आप क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में, बेलें लटक जाती है उसके अंदर से। ये सारी जो स्पीशीज होती हैं अलग अलग टाइप की, तो उसमें मेन जो हो गए 0.5 मिलियन स्पीशीज होती है प्लांट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर 0.5 मिलियन की। बाकी सब में एक के ऊपर है प्लांट्स, अब तक हमने कम देखे हैं, तो हमको पता करना पड़ेगा। आके आसपास में जो झाड़ को वो अपनी कभी फोटो वगैरह में नहीं देखा, तो जाकर उसको भेजो साइंस इंस्टीट्यूट में और बताओ मुझे, देखो मैंने कोई नई चीज देखी है, मैंने ये अलग टाइप का फ्लावर देखा, मैंने ब्लू कलर का फूड देखा। आपने कभी नोटिस किया ब्लू कलर का कोई फूड मटेरियल हो? जामुन वगैरह तो अलग चीज होती है, जामुन थोड़ा अलग शेप होता है, ठीक है। प्रॉपर ब्लू कलर का कोई फूड देखा है? नहीं देखा होगा। ऐसे कुछ मिले तो जाके साइंस इंस्टीट्यूट में देख के आना, ताकि आपका भी नाम नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाए, कि नोमेनक्लेचर की हेल्प आप लोगों ने, नोमेनक्लेचर तो क्लासिफिकेशन है उसकी सीरीज में हेल्प करी है, आप एक साइंटिस्ट लाओगे, टैक्सोनॉमी में आपने हेल्प करी है। अगला ही टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट्स पर आप लोग जो भी बुक वगैरह लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, उसमें अपना हेडिंग डाल दीजिए टैक्सोनॉमी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी की तरफ। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी स्पीशीज का नाम कैसे रखा गया,
किसी स्पीशीज को अलग क्यों कहा गया, बर्ड को इंसानों से अलग क्यों रखा गया है, फिश पानी में तैरती है तो इंसान पानी में नहीं तैरते हैं, इसलिए इन दोनों को डिफरेंशिएशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, इनका नाम कैसे रखा गया, हमको ह्यूमंस क्यों कहते हैं। अच्छा, ह्यूमंस याद आया कि आपके एक सवाल है, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई नहीं, हम लोग जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों का नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या है अपना साइंटिफिक नेम। सारी चीज़ों के कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिससे उनको साइंटिस्ट लोग या फिर ऐसे स्टडी करने वाला आदमी होता है वो उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कर सके, उनके बारे में पता कर सके कि ह्यूमंस क्या होते हैं, मेल्स क्या होते हैं, फीमेल क्या होती है, ठीक है, बर्ड्स क्या होती है, उसके प्लांट्स कैसे होते हैं, कौन सा प्लांट का नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, कौन सा प्लांट कौन से साल में आया, कौन सी चीज़ कहाँ से पैदा हो रही है, ह्यूमन से पैदा हो रही है, क्या ह्यूमन्स के अंदर से प्लांट्स निकलते हुए देखे आपने कभी कि कोई ह्यूमन ने बेबी प्रोडक्शन किया और उसकी बेबी का जब बर्थ हो रहा होगा तो उसके अंदर से प्लांट निकल के आया, तो अपने आपने नोटिस किया है ह्यूमंस के अंदर से ह्यूमंस से आएंगे, प्लांट्स के सीड में से प्लांट ही निकलेगा। प्लांट के अंदर से कभी आपने देखा है कि कोई ऐसे इंसान निकल के बाहर आ गया हो कि सीड हमने जमीन में डाला और एक इंसान निकल के आ गया हो। हम कहते हैं कि पैसे को जमीन में फेंक दो, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो और उसके अंदर से निकल के आएगा प्लांट, जिस पे पैसे ही पैसे होंगे। क्या कभी चीज़ नोटिस की, कभी ऐसा कुछ देखा है इस दुनिया में? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर एक स्पीशीज़ को, हर एक इंसान को, हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को या फिर इंसेक्ट्स हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, इन सबको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग इनकी स्टडीज़ होती है, ये कैसे काम करते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इन सब से उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे क्लासिफिकेशंस, सारे नॉमेनक्लेचर मतलब होता है किसी का भी नाम रखना, मतलब उसका नाम जैसे रखा गया, क्यों रखा गया, कहाँ से रखा गया, किसने रखा, ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्सोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि टेक्सोन को क्लासीफाई किया गया है, ह्यूमंस को क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि ह्यूमंस को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है। थोड़ी देर बाद मैं खुद बता दूंगा, टेंशन मत लो इस चीज़ का। तो बात ऐसी है कि टेक्सोनॉमी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किसने रखे, कैसे रखे गए थे पास्ट में, किसने ये सोचा होगा कि इसको ये नाम देना है, इसको ये नाम देना है, क्यों देना है, कैसे इनको क्लासीफाई करना है, बर्ड्स को अलग क्यों रखना है, इंसानों को अलग क्यों रखना है, एनिमल्स को अलग क्यों रखना है, कुत्तों को अलग क्यों रखना है, गाय को अलग क्यों रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिफरेंसेस पता करेगी, ये सब कैसे रखेगी। तो सबसे पहले ये शुरुआत हुआ था प्लेटो से। प्लेटो ने क्या किया था, इनको अलग अलग रख दिया था, लेकिन एक प्रॉपर स्टडी नहीं करी थी उनके ऊपर कि कैसे इनको रखा गया, क्यों इनको रखा गया। तो उसके बाद हमारे पास आए हमारे नई जनरेशन में एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल जी ने क्या करा कि कोशिश करी सारी लिविंग स्पीशीज को या इंसानों को अलग रखने की, कैसे ये काम करते, कैसे ये करा करते हैं, बट उनसे वैसे कुछ खास हुआ नहीं। बट उन्होंने डिटेल स्टडी करी जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी वो स्टडी होती है जो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में होती है, एनिमल्स के बारे में होती है, हमारे बारे में होती है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ठीक है, हम देखते कैसे, हम सुनते कैसे, ये सारी स्टडी जूलॉजी में आती है। इसलिए एरिस्टोटल जी को हमने कहा फादर ऑफ जूलॉजी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या कौन है फादर ऑफ जूलॉजी, तो आप फटाक से बता दोगे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि एरिस्टोटल के बाद आए थे हमारे पास एक बहुत महान इंसान जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने स्टडीज करी प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के बारे में बताया कि कौन सा प्लांट कैसे काम करता है, किसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, किसने कैसे क्या किया, ठीक है, कौन सा प्लांट कौन सी जगह पे उगेगा, कौन से प्लांट को कौन सा हैबिटेट चाहिए। ये सारी स्टडीज आती है बॉटनी के अंदर, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन, उनका रेस्पिरेशन, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका डाइजेशन क्या होता है, उनका एक्सक्रीशन की प्रोसेसेस क्या होती है, ये सब हम लोग आगे समझे कुछ चैप्टर्स में। फिलहाल जरूरत है बॉटनी समझने की, बॉटनी वो स्टडी होती है तो प्लांट्स के बारे में की जाती है। तो फादर ऑफ बॉटनी कहा गया थियोफ्रेस्टस को। ये चीज भी याद रखने वाली चीज है, थियोफ्रेस्टस, ये वैसे अजीब सा नाम है, फिर याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जी आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ता है तो ये क्लासिफिकेशन, ये टेक्सोनॉमी, ये बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें और ये नाम किसने रखे, कैसे उनको क्लासीफाई किया, किसने किया, तो हमारे एक बहुत महान एंसेस्टर है
जिनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, उनके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपने ये क्यों बनाया, बच्चों को इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, इतना सारा डाटा आ गया है दुनिया में, पर ज़रूरी है ना यार, आप एग्ज़ाम क्लियर करिए तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ एग्ज़ाम भी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम पता ही नहीं चलेगा। हम कुत्ते को इंसान समझ लेंगे तो अगर वो नहीं बताते तो हम कुत्तों को भी यही बोलते कि आज ये इंसान है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हमारे हिसाब से वो चीज़ अलग है, हम तो खुद ही समझ लेते हैं इतनी सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल स्टडी, डिटेल नाम, डिटेल स्पीशीज अलग अलग कैसे रखी गई, क्यों रखी गई, किसने रखी, तो ये रखी थी लीनियस ने। लीनियस ने कहा था कि हर एक स्पीशीज का अलग होता है काम, हर एक स्पीशीज का अलग होता है नाम। तो ये सारी चीजें रखी थी लीनियस। उनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस, इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब नाम रखना, किसी को पहचानना, किसी का आइडेंटिफिकेशन करना, कैसे उसको क्लासीफाई करना। आइडेंटिफिकेशन मतलब उस चीज़ को पहचानना कि क्या एक ह्यूमन है, क्या है ये एक एनिमल है, क्या ये एक इंसेक्ट है। ये सारी चीज़ें, सारी क्लासिफिकेशन, सारी स्पीशीज के बारे में रखी थी हमारे महान किसने? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, कैरोलस लीनियस है। अब कैरोलस लीनियस बहुत महान आदमी थे, उन्होंने ये टैक्सोनॉमी रची थी। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग डिटेल में अगले पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि कैसे ये टैक्सोनॉमी, कैसे मतलब कैसे नाम को डिफ्रेंसिएशन किया गया। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जिनके ऊपर उनको अलग किया जाता है। तो सबसे पहला होता है उनके सेल का स्ट्रक्चर, कैसे उनके सेल्स अलग अलग डिफाइन होते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है, वो अलग रखा गया। ह्यूमन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका शेप कुछ अलग सा होता है। तो सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने उनको किया। उनको इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे उनका हार्ट काम करता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, अंदर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे डेवलपमेंट प्रोसेस की, कि ह्यूमन्स होते हैं वो अलग तरीके से बढ़ते हैं, प्लांट्स होते हैं वो अलग तरीके से बढ़ते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं, थोड़े दिन के लिए हाइट में भी बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में भी डिफरेंसेस जो होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेसेस में, कौन मोटा होता है, कैसे पतले होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन चीज़ इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताऊं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हर एक का अलग होता है। आप एक डॉग को देखोगे तो उसका जो हार्ट होता है वो इधर की तरफ होता है, हमारा हार्ट इधर की तरफ होता है। वहीं अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर तो हार्ट होता ही नहीं है, उनका तो स्ट्रक्चर ही पूरा अलग होता है, तो उनको तो अलग ही स्पीशीज में रख दिया है। बर्ड्स के अंदर जो हार्ट होता है वो यहाँ कहीं पे होता है, इस एंगल पे, ठीक है। वैसे सबको अलग अलग टाइप से, अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है कि इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम सांस नाक से लेते हैं, लेकिन जो फिशेज होती है वो गिल्स से सांस लेती है, उनके पास तो नाक नहीं होती है। तो नाक होती भी है परंतु वो सांस को गिल्स से ही लेते हैं। वो कैसे सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया। उनको एक अलग जगह दी कि आप इस पॉइंट पे रहो, ह्यूमन्स हो, आप इस जगह पे रहो। तो ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। क्या हमको फिश से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग चीज़ ही अलग है। हम ही लोग तो ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हमें तो दिमाग है। फिश में कहाँ का दिमाग है? फिश कौन सी पढ़ाई लिखाई करती है? वो तो उगती है, वो पैदा होती है, उसके बाद वो तो बढ़िया उगती है तालाबों में, और फिर हमारे फेवरेट समंदरों में हमको मीने में मजा आती है। जैसे हम बाहर से देखते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, हमको मजा आ रहा है देखने में, लेकिन फिश के लिए वो तकलीफ है। फिश को मजे नहीं आती, वही लहरें हमको खींच के बार बार बाहर लैंड की तरफ ले जाती है, हमको नहीं पसंद भाई। सीधी बात है, हम लैंड पे जाएंगे, हम मर जाएंगे। अगर ये सारे डिफरेंसेस को हमने समझ लिया तो ये चैप्टर हमने समझ लिया। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको इजीली हम लोग कवर करने वाले हैं आगे की कुछ पार्ट्स में। तो फिलहाल टैक्सोनॉमी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्लस लीनियस। आज के ये चैप्टर हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ज़्यादा लंबे लंबे पढ़ाई करेंगे उससे ऊपर से जाने लगेगी, या फिर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके लिखोगे तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएंगी। तो हमको चीज़ें मिस नहीं करना है, हमको डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ना है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल टैक्सोनॉमी पे रुकते हैं, और सारी डिटेल्स जो भी चैप्टर में आने वाली है वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ही आने वाली है। किस तरह से नाम रखा गया, कौन सी स्पीशीज को कैसे क्लासीफाई किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे की तरफ समझेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को ये रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो बस आई है, ये खत्म हुआ और पहुंच जाएगा अब तक, तो बस इंतजार करते रहो।
आता जाएगा वीडियोस आपके साथ में, आपको बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में। और फिलहाल के लिए हम लोग आपसे अलविदा कहते हैं, टिल देन बाय बाय।